हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल इनकम का पार्ट नंबर 2। हमने पार्ट नंबर 1 किया था। अब ये पार्ट नंबर 2 है जिसमें हम कंप्लीट क्या कर देंगे, अपनी नेशनल इनकम कंप्लीट कर लेंगे। इसमें कुछ हमने डेफिनेशन सीखी थी, स्टॉक और फ्लो के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने रियल फ्लो, मनी फ्लो पढ़ा था। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सर्कुलर फ्लो पढ़ा था, जो आता है इनटू टू इकोनॉमी, ठीक है, टू सेक्टर इकोनॉमी। उसके बाद इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स के बारे में पढ़ा था। फिर फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बारे में पढ़ा था। फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद एनएफआईए के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फिर डबल काउंटिंग के बारे में पढ़ा था। डबल काउंटिंग होने के बाद हमने पढ़ा था इसके कुछ मेथड्स होते हैं जिसको हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम, जिसके 3 मेथड्स हमने पढ़े थे। फिर हमने प्रिकॉशंस पढ़ी थी पहले मेथड की। पहले मेथड में क्या फॉर्मूला होना चाहिए वो हमने पढ़ चुके हैं। सेकंड मेथड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब सेकंड मेथड के प्रिकॉशंस रहते थे, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या प्रिकॉशंस है, सबसे पहले क्या बोला है, ट्रांसफर इनकम लाइक ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ठीक है, पॉकेट एक्सपेंसेस, स्कॉलरशिप शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इसका मतलब है कि जो ओल्ड एज पेंशन है और जो अनएम्प्लॉयमेंट जो भी अलाउंसेस मिलते हैं वो सब के सब इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। ये बात सबसे पहली ध्यान रख लेना, ठीक है। कभी भी अगर आता है कि ओल्ड एज पेंशन आ रहा है तो वहां पर इस चीज को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। पहली चीज हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड चीज के बारे में, जिसमें बोला है इनकम फ्रॉम इनलीगल एक्टिविटीज। ये तो सभी को पता है भाई, इनलीगल एक्टिविटी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, तो ये भी क्या है, इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद गेन लाइक लॉटरी, ठीक है, लॉटरी से जो गेन हो रहा है वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। डेथ ड्यूटी, जैसे कि ये क्या है, टैक्स है, ठीक है, गिफ्ट टैक्स है, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये भी इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ सेल और परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, तो ये भी इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, सेकंड हैंड गुड्स, ठीक है। आगे बोला है इसके अंदर वैल्यू फ्रॉम सेल ऑफ बॉन्ड शेयर ऑफ एंटरप्राइजेज इज नॉट इंक्लूडेड। तो यहाँ पर सब चीजें बताई हैं कि कौन कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं होंगी किसमें, इनकम मेथड में। तो इनकम मेथड में ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें नहीं आने वाली। ये सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है, किसके लिए, इनकम मेथड के लिए। ये प्रिकॉशंस अगर ज्यादा नहीं याद हो रही तो 3 या 4 अपनी याद रख लेना, अपने दिमाग में रख लेना। ये 3 या 4 आनी चाहिए एग्जाम में, ये चीजें आपके काम आएंगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखो ये है डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ जीडीपी इन एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या चीजें जरूरी हैं, सबसे पहली चीज जरूरी है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया कि कंज्यूमर जो हाउस होल्ड या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसको जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है फॉर करंट कंजप्शन, वो इसमें इंक्लूड होगा। तो देखो नाम से पता चल रहा है भाई प्राइवेट के बारे में बात कर रहा है। प्राइवेट क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन है। तो प्राइवेटली जो एक इंडिविजुअल या फिर कोई इंडिविजुअल में जो हाउस होल्ड से रिलेटेड आ गया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आ गए, तो वो सबके सब इसमें क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, ठीक है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, तो गवर्नमेंट जहां पे भी खर्चा करता है, चाहे डिफेंस बनाने में या पब्लिक की हेल्थ एजुकेशन में, किसी भी चीज में जो भी खर्चे करता है वो सब इसमें इंक्लूड होने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा पढ़ लेना कि क्या क्या चीजें गवर्नमेंट खर्च करती है वो सब इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। इसके बाद बताया कि कंजप्शन ऑफ एम्प्लॉयज पेड बाय द गवर्नमेंट, जैसे इंटरमीडिएट कंजप्शन है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल है, डायरेक्ट परचेज ऑफ गुड्स है, ठीक है। इसमें से सिर्फ क्या हट जाता है, जो सेल कर देते हैं वो सब चीजें इसमें से माइनस कर दी जाती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये कहां से आते हैं, ये 3 जगह से आते हैं, ग्रोस, रेजिडेंशियल, कंजर्वेटिव। अच्छा ये क्वेश्चन लेने का मेन क्या मुद्दा था, ये सब बताना नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है वो इन दोनों से रिलेटेड आ सकता है कि चेंज ऑन स्टॉक में क्या चीज इंक्लूड होती है और नेट एक्सपोर्ट में क्या चीज इंक्लूड होती है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि एग्जाम में क्वेश्चन आया है, पूछा गया है कि नेट एक्सपोर्ट के बारे में बताओ कि नेट एक्सपोर्ट क्या होता है। तो देखो जहाँ पे चेंज इन स्टॉक के बारे में क्या बात की गई है, दिस रेफर टू द फिजिकल चेंज इन स्टॉक। तो ये सभी को पता है भाई, चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे यही चीज लिखे, द डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड द एंड ऑफ द ईयर। अच्छा ये क्वेश्चन कराने का, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन कराने का मेन ही मकसद क्या है, ये जो डेफिनेशन है, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड हो सकती है, वो तो सिर्फ ये पढ़नी है, क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती है और सब कुछ अपने दिमाग में रख लेना है। अब बात करते हैं नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट क्या होता है,
दिस इज रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, जो भी एक्सपोर्ट किए मतलब जो भी खर्चे तुम फॉरनर्स पे कर रहे हो, परचेज आवर प्रोडक्ट्स, ठीक है, कुछ भी खर्चे किए जाते फॉरनर्स ओन परचेज, जो भी खर्चे करता है ना फॉरनर्स जो भी खरीदने में, तो वो सब इंक्लूड होता है। और इंपोर्ट में क्या होता है, एक्सपेंडिचर बाय ओन, जो हम खरीदते हैं फॉरेन प्रोडक्ट्स, वो सब पे जो खर्चे किए जाते हैं वो हमारे, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, कह सकते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जो हमने सामने वाले को दिया, जो पैसा आया, और जो हमने वहां से खरीदा, जो पैसा गया, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, नेट एक्सपोर्ट कहलाता है। तो ये लिखना आना चाहिए। चलो ये भी हो गया, ठीक है। अब देखो एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या होना था, बताया प्राइवेट कंजप्शन ऐड करते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जो खर्च किया जाता है वो ऐड करते हैं, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन ऐड करते हैं, चेंज इन स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक के बारे में पता चल गया कैसे आता है, क्या डिफरेंस होता है, नेट एक्सपोर्ट, इसके बाद आता है जीडीपी एमपी। अब जीडीपी एमपी के बाद तो सबको पता है कि भाई हम कैसे चेंज कर सकते हैं जीडीपी को, किसमें चेंज करना है, एनएनपी एफसी, या कह सकते हैं नेशनल इनकम में। तो नेशनल इनकम में चेंज करने के लिए जी से एन में जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, सिर्फ यही चीज लिखी है यहाँ पर, डी से एन में जाने के लिए प्लस एन एफ आई ए, ठीक है, और एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस एन आई टी। तो ये तीनों चीजें यहाँ पर लिखी गई है, ये लिखी गई है, और ये तीनों चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। बस यही हमारी नेशनल इनकम है एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये फॉर्मूला आपको पढ़ लेना है, ये फॉर्मूला कैसे कराया जाता है, किस तरीके से यूज होता है, इससे रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेंडिचर मेथड में इतनी चीज ही आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो इसके कुछ प्रिकॉशंस है, प्रिकॉशंस क्या है भाई, सेकंड हैंड गुड्स, सेकंड हैंड गुड्स जो हैं, देखो ये तीनों जगह पे आया है, तीनों जगह पे आया है सेकंड हैंड गुड्स। सेकंड हैंड गुड्स किसमें, पहले वाले में भी, प्रोडक्शन मेथड में भी, या कह सकते हैं वैल्यू एडेड मेथड में भी, इनकम मेथड में भी, और एक्सपेंडिचर मेथड में। तो ये दिमाग में ऑलरेडी आ जाएगा कि भाई ये चीज क्या करना है, किस तरीके से चीजें हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद बताया एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स शुड बी एक्सक्लूडेड बिकॉज द एक्सपेंडिचर में बी काउंटेड मोर देन वंस। तो ये बताया डबल काउंटिंग का, बताया मैंने बार बार बताया डबल काउंटिंग कहाँ कहाँ पे इंक्लूड होती है, ये यहाँ पे बताया, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन परचेज मेड अब्रोड बाय जर्नल, तो यहां पर ये बताया गया है प्रिकॉशंस में, यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं है ना, एक सेकेंड, थर्ड है एक्सपेंडिचर ऑन परचेज मेड अब्रॉड बाय जनरल गवर्नमेंट, ठीक है। हाँ, कि जो भी खर्चा बाहर के लिए किया जाता है कुछ भी खरीदने के लिए, वो सब चीज इंक्लूड होंगी किसमें, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर में। आगे बोला गया है ऑल द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट बताइए मैंने, ट्रांसफर फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, सच एज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप शुड बी एक्सक्लूडेड, ठीक है। सच एक्सपेंडिचर डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी प्रोडक्शन। तो यहां पर ध्यान रखना कि जो हम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस होते हैं, ओल्ड एज पेंशन होते हैं, देखो सेम चीज आ रही है, सेम प्रिकॉशंस है। अगर आपको एक प्रिकॉशंस आती है तो ये चीजें आप अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आई, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब आगे बात करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन द अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिक्स असेट्स बाय द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज। तो इनमें से तीन चार पॉइंट अपने दिमाग में रख लेना भाई, सेकंड हैंड गुड्स के बारे में बताया गया है, इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में बताया गया है, कि जो भी अब्रॉड से खर्चा किया गया वो बताया गया, ट्रांसफर पेमेंट बताई गई, या कह सकते हैं ओल्ड एज पेंशन के बारे में बताया गया, स्कॉलरशिप के बारे में बताया गया, ये सब चीजें इंक्लूड नहीं होती। लास्ट में आता है एक्सपेंडिचर ऑन द अकाउंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द फिक्स असेट्स प्रोड्यूसिंग enterprises, purchase of new houses by the consumer household at the site of construction, major alteration in old and new building should be included in फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन ग्रोस फिक्स कैपिटल। तो भाई ये बताया गया है कि भाई जो फिक्स असेट्स पे हम जो खर्चा करते हैं वो भी क्या किया जाएगा, सब कुछ इंक्लूड किया जाएगा। तो ये सब चीजें यहां से आ जाएंगी। तो ये क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वैल्यू एडिशन और फाइनल वैल्यू। अभी तुमने पढ़ा ही है यार, वैल्यू एडिशन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। भाई इंटरमीडिएट गुड्स को हटा दो, ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सीबीएसई में क्वेश्चन आया, ये तुमने पढ़ा है तो इसमें तुम चीजें लिख सकते हो। मैं वहां पे भी ये सेम बताया था, सिर्फ यहाँ पर ये क्वेश्चन डालने का मेन मकसद ये है कि तुम्हें समझ आ जाए कि भाई किस तरीके से चीजें आ रही हैं। और एग्जाम में तुम्हें क्या लिखना है कि वैल्यू एडिशन क्या होता है। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट उसमें से हटा देना। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट अगर तुम हटा दोगे तो वैल्यू ऑफ एडिशन आ जाएगी। भाई जो तुमने आउटपुट प्रोड्यूस किया है उसकी वैल्यू में से इंटरमीडिएट हटा दो, जो रॉ मटेरियल
मटेरियल कच्चा माल लगाया तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने कितना एड ऑन किया है। इसके बाद आता है फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू तुम्हें पता है भाई कैसे बनती है, जितनी यूनिट्स बनती है उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो तो फाइनल आउटपुट। अगर तुमने क्या बनाया 100 यूनिट बनाई है, सपोज करो 100 यूनिट बनाई है, ठीक है, एक का प्राइस 50 रुपए है, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी 5000। तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट पड़ेगा वो 5000 का पड़ेगा। तुमने जो फाइनली जो खर्च किए हैं वो कितने रुपए हो गया 5000 रुपए। तो ये चीज यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहां से ये क्वेश्चन आता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और देखो क्वेश्चन लिखने का तरीका कैसे, मैं यहाँ पे सब कुछ लिखा है। देखो जब भी क्वेश्चन इस तरीके से है, हायर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑलवेज मीन्स हायर पर कैपिटा इनकम, तो पहले रीजन लिखो। पहले इन्होंने पूछा ये स्टेटमेंट क्या ये सही है या गलत है, तो ये स्टेटमेंट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, ये हर बार करेक्ट नहीं होती, इस पे कुछ रिफ्यूट्स है। कैसे हैं, तो यहाँ अब रीजन लिखो। अब इस तरीके से रीजन लिखो, अ हायर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डज नॉट ऑलवेज मीन्स द हायर पर कैपिटा इनकम और अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स बिकॉज GDP only shows total output of a country, not how is distributed among the people। भाई यही तो चीज बताइए, पर कैपिटा इनकम क्या कहती है और हायर जीडीपी क्या कहती है। जीडीपी का मतलब क्या होता है, जीडीपी का मतलब सिंपल सा मतलब है कि भाई जो तुमने पूरे साल में प्रोडक्शन किया है उसकी जो वैल्यू होती है वो जीडीपी होती है इन डोमेस्टिक टेरिटरी। यही तो बात बताई गई है। तो यहाँ यही चीज है कि इसमें ये है कि वो सारे के सारे प्रोडक्ट को शो करती है, जरूरी नहीं है कि जो तुमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, नॉट हाउ डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पीपल, कि हमने तुमने डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से किया कि भाई पीपल्स के बीच में कितने प्रोडक्ट्स आने चाहिए, कि भाई एक को दो प्रोडक्ट मिलने चाहिए, 3 प्रोडक्ट मिलने चाहिए, किस तरीके से डिवाइड किया गया वो तो ये नहीं बताता ना। पर कैपिटा इनकम तो यही बताता ना कि भाई जो तुम्हारी जो इनकम है और तुम्हारी जो पॉपुलेशन है वो उनके बीच में उनको किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा, वही तो चीज होती है पर कैपिटा इनकम। मगर जीडीपी क्या करता है, जीडीपी तो सिर्फ ये शो करता है भाई तुम्हारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो कंट्री में कितना हुआ है, ठीक है। जैसे एक्सप्लेनेशन की बात करें, पॉपुलेशन फैक्टर, इफ जीडीपी इंक्रीज बट पॉपुलेशन इंक्रीज फास्टर देन द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मे बी डिक्रीज। देखो यही तो पता है, अगर 1 लाख रुपए यहाँ पर इनकम हो रही है और 100 बंदे हैं तो पर कैपिटा इनकम देखो इतनी आ जाएगी 1000 रुपए पर पर्सन, ठीक है। मगर पॉपुलेशन बढ़ जाए, यहाँ पर 125 हो जाए, 125 हो जाए तो यहाँ पर ये 800 रुपए आ जाएगी, 800 पर पर्सन हो जाएगी, ठीक है, 800 पर पर्सन हो जाएगी। तो यहाँ यही तो बताया, अगर जीडीपी बढ़ और जीडीपी बढ़ जाती है, जीडीपी अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो तो जीडीपी तो और व्यक्ति कमाने लग जाएंगे ना, और व्यक्ति कमाने लग जाएंगे। सपोज करो 1 लाख की बजाय 1,20,000 हो जाएगी, 1,20,000 हो जाएगी, और यहाँ पर 1 लाख यहाँ 125 है, तो फर्क तो पड़ेगा ना। फर्क यहाँ पर भी बढ़ी है, चीजें इंक्रीज हुई है और यहाँ पे भी इंक्रीज हुई है, मगर पर कैपिटा इनकम तो डिक्रीज हो जाएगी, ये 100 से तो 1000 से तो नीचे ही आएगी, 1000 से नीचे आएगी। तो यही चीज यहाँ बताएगी, पॉपुलेशन फैक्टर भी बताता है जीडीपी तो बढ़ेगी पॉपुलेशन बढ़ने पर पर कैपिटा इनकम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो अमीर है उनको अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड मिल जाता है और जो गरीब है उनको अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड नहीं मिलता। अगर जीडीपी बढ़ेगी तो वो क्या करेगी, इनकम कंसंट्रेशन पे ज्यादा ध्यान देगी, कुछ ही व्यक्तियों के, देखा होगा ना कि कुछ व्यक्ति क्या है जो अमीर होते होते चले जाते हैं। भाई जीडीपी बढ़ रही है तो ये है कि वो व्यक्ति अमीर होते हैं, मगर जो गरीब व्यक्ति है वो अमीर हो नहीं पा रहा। तो यहाँ रीजन क्या है, पर कैपिटा इनकम तो भाई अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना, पर कैपिटा इनकम ये थोड़ी है भाई जीडीपी बढ़ गई 1 लाख रुपए से, 1 लाख रुपए और 100 बंदे हैं तो सभी के पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर 1000 रुपए पर पर्सन बढ़ जाने चाहिए, मगर पर पर्सन बढ़ते नहीं है। पर पर्सन के बजाय किस पे बढ़ जाते हैं, सिर्फ जो अमीर लोग हैं उनको ज्यादा पैसा मिल जाता है, जो गरीब लोग हैं उनको कम पैसा मिल जाता है, ठीक है, उनका लाइफ स्टैंडर्ड बेटर हो जाता है, बाकियों का नहीं हो जाता। तो ये चीज बताइए, इकोनॉमिक फैक्टर, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, वेलफेयर ऑल्सो डिपेंड ऑन हेल्थ एजुकेशन एंड एनवायरमेंट। देखा होगा ना भाई जीडीपी किस तरीके से इफेक्ट करती है हर चीज पे, तो यहाँ वेलफेयर भी डिपेंड करता है। भाई वेलफेयर अगर हो रहा है तो वो एजुकेशन, हेल्थ और इन्वायरमेंट को बढ़ा देगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये जीडीपी एक ऐसा तरीका नहीं है जो अकेले बढ़ा रहा हो। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, इस क्वेश्चन में बताया कि अगर जीडीपी बढ़ेगी तो जरूरी नहीं है पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, ये जरूरी नहीं होता कि पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है। अगर पॉपुलेशन एक मात्रा में इंक्रीज होती जा रही है, पॉपुलेशन एक ज्यादा बड़ी मात्रा में इंक्रीज हो रही है, तो इसका क्या क्या जीडीपी तो बढ़ रही है। सोचो 100 व्यक्ति काम करते थे, अब 120 व्यक्ति काम करे तो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, मगर प्रोडक्शन कर तो रहे हैं, मगर क्या उनको उतनी ही इनकम मिल रही है, क्या उतना ही पैसा उनको वापस मिलेगा, नहीं मिल पाता भाई उतना पैसा। तो इसी चीज को कहते हैं ये चीज, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में,
It is the estimation of the GDP using the expenditure to focus the line on expenditure by the residents. नो, इसमें क्या बोला है भाई साहब, इसमें बोला है कि जीडीपी जो है वो एक्सपेंडिचर मेथड का इस्तेमाल कर कर, क्या सिर्फ एक्सपेंडिचर ये कारण है, एक्सपेंडिचर ही एक कारण है जिसकी वजह से चीजें क्या है, फोकस होने से जीडीपी पे इफेक्ट पड़ता है? तो देखो ये बोला कि नो, आई डोंट एग्री विद, पहली स्टेटमेंट लिख दी, मार्क्स मिल जाएगा, 1 नंबर या आधा नंबर टीचर दे देगा। अब रीजन लिखा, in expenditure method GDP estimation, the focus is on the expenditure made within the domestic territory, ठीक है, नॉट ओनली द एक्सपेंडिचर बाय द रेजिस्टेंस। तो यहाँ ये बोला गया कि भाई जो जीडीपी एस्टिमेट की गई है वो डोमेस्टिक टेरिटरी में ही तो की गई है, यहाँ पर ये चीज तो ध्यान ही नहीं दी गई कि कोई जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो किस पे हो रहा है। ठीक है, आगे बोला है जीडीपी, आप एक्सप्लेनेशन सुनो, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है। जीडीपी मेजर द टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो जीडीपी मैंने अभी बताया, जीडीपी में बार बार बता रहा हूँ, जीडीपी तो जो डोमेस्टिक टेरिटरी है हमारी, उसी के अंदर जो कमाई हो रही है उसके बारे में ही तो बताएगा, मगर एक्सपेंडिचर तो दोनों पे हो सकता है, जो रहता है जो नहीं रहता। फॉरेनर पे भी तो खर्चा किया जा सकता है, फॉरेनर लोग आते हैं यहाँ पर, वो खर्चा करते हैं, तो हम उस पर भी खर्चा करते हैं, तो वहां पे वो खर्चा थोड़ी दिखाएगा जीडीपी के अंदर। या हम बाहर जाते हैं तो कहीं पर भी बाहर जाते हैं तो वहां पे भी तो खर्च करेंगे। तो एक्सपेंडिचर मेथड सिर्फ ये नहीं बताता कि एक्सपेंडिचर मेथड सिर्फ जीडीपी जीडीपी को नहीं ध्यान रखता, बाकी चीजों पर जो फॉरेनर्स हैं उन पर भी ध्यान रखता। तो यहाँ बोला कि एक्सपेंडिचर दोनों के इंक्लूड होते हैं हमारी जो नेशनल इनकम में है, सिर्फ जीडीपी जीडीपी नहीं होती। इसकी वजह से व्हेन द फॉरेन टूरिस्ट स्पेंड मनी इन इंडिया, देखो बोला ना मैंने, जो यहाँ पर लोग आते हैं वो क्या करते हैं, खर्च करते हैं इंडिया में। इट इज काउंटेड द इंडियन जीडीपी बिकॉज द स्पेंडिंग अकर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। मगर हम बाहर जाएंगे तो वो क्या हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में होगा, नहीं होता। तो ये चीज एग्जाम्पल है, तो इस तरीके से लिखना है। चलो एक क्वेश्चन ये तुमसे पूछा था कि नेशनल इनकम क्या हमेशा डोमेस्टिक इनकम बड़ी होने पे ही मानी जाएगी बड़ी? नेशनल इनकम, देखो नेशनल इनकम क्या डिफरेंस है, नेशनल इनकम इज द डिफरेंस, अगर मैं बात करूं, सिंपल सी बात करूं, एनडीपी लिख देता हूं यहां पे। मेन रीजन जो होता है, डोमेस्टिक इनकम में अगर एनएफआई जोड़ दिया जाए तो वो नेशनल इनकम बनती है, इस तरीके से बनती है। या मैं यहां पर लिख देता हूं, चलो यहां पर ही हटा देता हूं, डोमेस्टिक इनकम ही लिख देता हूं समझाने के लिए, डोमेस्टिक इनकम। तो यहां पर ये नेशनल इनकम बनेगी। मगर काफी बार क्या हो सकता है, ये वाली चीज जो है वो माइनस की भी तो हो सकती है, ये वाली चीज माइनस की भी तो हो सकती है। अगर ये माइनस आ गया तो यहाँ पर नेशनल इनकम तो बढ़ी ही नहीं। अगर ये 100 रुपए था, प्लस हो रहा है तो 20 रुपए, अगर ये 100 रुपए 15 रुपए माइनस हो रहे तो कम हो रहा है ना 85। तो यहाँ यही चीज बताई गई है भाई साहब कि हमेशा जरूरी नहीं है कि नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, जरूरी नहीं है नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे लिखा आई डोंट एग्री दिस। अब इसके पीछे रीजन, रीजन देखो, नेशनल इनकम कैन बी ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल टू द डोमेस्टिक इनकम, इस डिपेंड अपॉन द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर किसी को भी ये पता होगा, इस किसी को भी ये फॉर्मूलेस पता होंगे तो वो इजीली लिख पाएगा। और यहाँ पर देखो एक्सप्लेनेशन में यही चीज तो मैंने लिखी है, डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम जोड़ी जाती है। और नेट फैक्टर इनकम सबको पता है, मैंने ऊपर भी बताया है क्वेश्चन की नेट फैक्टर इनकम क्या होती है। अगर नेट फैक्टर इनकम पॉजिटिव है तो भाई ठीक है, नेशनल इनकम बढ़ी आ जाएगी, नेगेटिव है तो नेशनल इनकम कम हो जाएगी, और अगर जीरो है तो इसके बराबर हो जाएगी। देखो लिखने का तरीका समझो, यहां से कैसे लिखना है। अगर ये 3 नंबर में आता है, कोई 3 मार्क्स काट सकता है इसमें। पहले मैंने स्टेटमेंट लिखा भाई हम एग्री नहीं करते, फिर मैंने रीजन लिखा क्यों नहीं करते, क्योंकि नेट फैक्टर, उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिख दी, एक्सप्लेनेशन में 3 पॉइंट सिखा दिए, नीचे वाले केस की 3 केस बनते हैं इस तरीके से। तो देखो ध्यान से, तरीके से, ढंग से करने का तरीका है, क्वेश्चन को करने का तरीका होता है इस तरीके से। यहां तक चीजें समझ आई? ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नलिटीज। देखो एक्सटर्नलिटीज क्या होते हैं, देखो सिंपल सी भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एक्सटर्नलिटीज 2 टाइप की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पहले तो वो बात करते हैं एक्सटर्नलिटीज होती क्या है। देखो ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, आया है, पूछा जाता है। एक्सटर्नलिटीज को डिफाइन करने का तरीका क्या है, बोला गया है डिफाइन एज द बेनिफिट और कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट अफेक्ट द थर्ड पार्टी हु आर नॉट डायरेक्टली इंक्लूड। कि मतलब जो तुम
कुछ भी खर्च कर रहे हो या कोई भी तुम्हें बेनिफिट हो रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के बाद, तो तुम्हारी जो बेनिफिट है ना वो थर्ड पार्टी पर इफेक्ट कर रहा है। चलो एक एग्जांपल से बात करते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल है एजुकेशन। तुमने पढ़ाई की, व्हेन अ पर्सन बिकम एजुकेटेड, तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? सोसाइटी को मिलेगा ना। सोसाइटी बेनिफिट थ्रू द बेटर प्रोडक्टिविटी, अवेयरनेस एंड लो क्राइम रेट। तो इससे क्या फर्क पड़ा कि सोसाइटी पे इफेक्ट पड़ रहा है, सोसाइटी पे तुम्हारी एजुकेशन से क्या इफेक्ट पड़ रहा है तीसरी पार्टी को, और इससे नेगेटिव भी इफेक्ट पड़ सकता है कि जैसे कि तुमने इंडस्ट्री खोल ली, वहां से स्मोक निकल रहा था, तो स्मोक निकल रहा था, जो आसपास के लोग रहने वाले थे उन पे क्या है इफेक्ट पड़ रहा है। तो यही चीज तो दोनों चीज बता रहा है। तो एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, व्हेन द प्रोड्यूसर और द कंज्यूमर परफॉर्म एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इट क्रिएट द एडिशनल बेनिफिट और एडिशनल कॉस्ट फॉर द अदर पीपल्स। ये लिख सकते हो, बहुत सिंपल सी लाइन है कि तुम्हारा जो प्रोड्यूसर या कंज्यूमर कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, तो उसके बदले में जो तुम्हें एडिशनल बेनिफिट हो रहा है किसी तीसरे व्यक्ति को, उसको एक्सटर्नलिटी कहते हैं। मतलब कि जो भी व्यक्ति प्रोड्यूस या कंज्यूम कर रहा है कुछ भी चीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की फॉर्म में, उसका जो बेनिफिट है वो किसी तीसरे व्यक्ति को मिल जाए, उसे कहते हैं एक्सटर्नलिटीज। ये दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव, अगर फायदा हो रहा है तो पॉजिटिव आ जाएगी, नुकसान हो रहा है तो नेगेटिव हो जाएगी। व्हेन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोड्यूस बेनिफिट टू अदर्स विदाउट एनी पेमेंट, कि दूसरे व्यक्ति को, जैसे कि अपनी एजुकेशन थी, पढ़ाई लिखाई की, हमें संस्कार अच्छे मिले, हमने सोसाइटी को भी वैसे ही ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया, वैसे ही रहना स्टार्ट। तो सोसाइटी पे इफेक्ट पड़ रहा है ना, इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। और इसी तरीके से मैंने इंडस्ट्री खोली, इंडस्ट्री पॉल्यूशन हुआ, वो फैक्ट्री से रिलीज किया गया स्मोक, ठीक है, स्मोक किया, और वो आसपास के लोगों को क्या कर रहा है, उनकी हेल्थ को सफर कर रहा है, एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है, तो वो कहलाएगा नेगेटिव। आ गया समझ? देखा, क्वेश्चन आ गए, ठीक है, क्वेश्चन आ गए। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। सबसे पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है हमारे सामने, ये वाला। अब इस चीज पर ध्यान दो कि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने वाला है। तो सबसे पहले देखो, बोला है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ नॉमिनल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहां पर एक फॉर्मूला ध्यान रखना कि प्राइस इंडेक्स का एक फॉर्मूला होता है, प्राइस इंडेक्स इक्वल टू में नॉमिनल जीडीपी बटे में रियल जीडीपी इंटू 100। अब ये नॉर्मल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है, और रियल जीडीपी क्या है। देखो यहां पर क्या होता है कि जो भी टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एंड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड, या कह सकते हैं कि एक साल में जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं वो नॉमिनल जीडीपी कहलाता है। ठीक है, जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड, या कह सकते हैं कि जो एक साथ कांस्टेंट चलती आ रही है, या पिछले सालों की जो जीडीपी चलती आ रही है उसके बेस पर जो चीज मेजर की जाए वो रियल जीडीपी होती है। नॉमिनल करंट पे बेस्ड होती है, और रियल क्या होती है, किस पे बेस्ड होती है, कांस्टेंट, क्या कह सकते हैं, प्रीवियस ईयर बेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे आगे क्या देखा, रियल जीडीपी दे रखी है हमें, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है तो सामने कि रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा है और प्राइस इंडेक्स, तो ये 125 है, ये हमें निकालना है। ये हमें निकालना है, ये 500 गिवन है इंटू 100, ये दो जीरो इससे कैंसिल, 125 इंटू 5, तो ये आ गया नॉमिनल जीडीपी। आप कहोगे ऐसा क्वेश्चन तो अभी तक देखा नहीं, मगर ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो इस तरीके से सॉल्व कर लेना। तो 625 हमारी क्या आ गई, नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। चलो अब आते हैं ये, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन। इन क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या कैलकुलेट करना है। तो देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, बड़े इजी तरीके से चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या चीज पूछी गई है, सबसे पहले चेक करो कि भाई क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, ताकि चीजें समझ आ जाए। तो यहां पर जो पूछा गया है, वो पूछा गया है वैल्यू एडेड, फाइंड वैल्यू एडेड, फाइंड वैल्यू एडेड।
ठीक है, ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन में समझ लो कि यार परचेज है, ठीक है, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, एक से ही फर्म, बहुत सारी परचेजेस गिवन है, सेल्स गिवन है, इंपोर्ट गिवन है, एक्सेस देखा है, तो क्या चीज लगाऊं और कौन सा मेथड होगा? तो वैल्यू एडेड है, वैल्यू एडेड मेथड है, तो इसका मतलब पहला मेथड लगेगा। तो पहले मेथड का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला लिखो, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, यही चीज थी, चेंज इन स्टॉक था। इसके बाद क्या निकल के आता था यहाँ से, अगर याद हो तो, यहाँ से क्या निकल के आता था? यहाँ से निकल के आता था वैल्यू ऑफ आउटपुट, जिसको हमने नाम दिया था जीडीपी। ठीक है, इसमें से क्या माइनस करना होता था? आईसी माइनस करना होता था, जो यहां से निकल के आता था ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट, ठीक है, जिसको हमने GVA एट एमपी कहा है। अच्छा, इसका एक और नाम रख लो, जीडीपी एमपी, ये दिमाग में रखना, बस इतना बात ध्यान रखना। ठीक है, वैसे हमें तो यहीं तक निकालना है, हमें तो आगे जाके पढ़ना ही नहीं है, मगर क्वेश्चन में अगर कभी भी ये निकालना, वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालना, हमने जब भी क्वेश्चन में पूछे वैल्यू एडेड, तो जहां पे वैल्यू एडेड आ जाए वहीं तक ही निकालना है। अगर यहाँ पे जीडीपी आ गया और कोई पूछे कि भाई अगर मुझे आगे नहीं पता है भाई एनवी क्या है, ये नहीं समझा, तो ये जीडीपी तो याद रहेगा, जीडीपी से एनपीएफसी जाना होता है तो नेशनल इनकम निकल जाती है। ठीक है, जी से एन में जाने के लिए क्या करना होता है? माइनस डेप्रिसिएशन करना होता है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। डी से एन में जाने के लिए प्लस एनएफआईए करना होता है। ठीक है, एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस एनआईटी करना होता है। और एनआईटी कैसे बनता है? आईटी माइनस सब्सिडी, यही चीज बनती है, मगर हमें यहां तक ही निकालना है इसको, इससे आगे नहीं निकालना। तो यहाँ पर सेल्स के बारे में क्या गिवन है? सेल्स 10 गिवन है, ये 10 लिख लो यहाँ पर। ठीक है, अब चेंज इन स्टॉक के बारे में एक देखो इन्फॉर्मेशन। चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यही होता है, यही चीज है। मगर ये क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक कैसे सोल्व होगा? यहां पर बोला एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक, सपोज करो यहां पर ये इस तरीके से गिवन है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो इसका मतलब इनके साइन माइनस कॉमन ले लो, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी, ये 3 जो आएगी -3 होगी, यहां पर ये आ जाएगा 7। अब आईसी क्या है? देख, आईसी मैंने बताया था रॉ मटेरियल से लिख दो, कुछ भी हो लिख दो, ये रहा रॉ मटेरियल 50। और साथ में क्या है? ये दो परचेजेस भी तो हैं, पर परचेजेस कौन सी ले? नॉन फैक्टर, फैक्टर इनपुट नहीं, नॉन फैक्टर, तो ये दो हैं, ये इसमें जोड़ दो, तो यहाँ पर आएगा -52 और आंसर आ जाएगा -45, जो हम क्या करते हैं? वैलिड नहीं मानते, या इतना ही करके छोड़ देना, बस इतना ही इसका आंसर होगा। तो परचेज वाले क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके से करने हैं। अच्छा, अगर इससे ज्यादा भी चाहिए कि परचेज वाले क्वेश्चन आ जाएं और ज्यादा क्वेश्चन चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखना। कमेंट बॉक्स में जब तक नहीं लिखोगे भाई, तब तक चीजें नहीं आगे समझ आएंगी। कमेंट बॉक्स में लिखना, इससे ज्यादा क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन तो गारंटी के साथ आने वाला है, ये गारंटी के साथ आने वाला है आपके एग्जाम में, 100% आने वाला है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला एनवीए एट एफसी, इसको मैं दूसरा नाम भी दे सकता हूं, एनडीपीएफसी, अपने कन्वीनियंस के लिए, बस इतनी बात समझ लेना। ठीक है, तो हमने अभी सेम चीज, तो इसमें सेम चीज निकाली। अच्छा, ऑपरेटिंग सरप्लस है, ऑपरेटिंग के अलावा क्या सीओई है? सीओई भी नहीं है और मिक्स्ड इनकम भी नहीं है, तो इसका मतलब इनकम मेथड हमारा नहीं लगेगा। तो यहां पर कौन सा मेथड लगेगा? पहला मेथड ही लगेगा, वैल्यू एडेड। तो सबसे पहले सेल्स प्लस करो चेंज इन स्टॉक, ठीक है, यहां पर निकल के आएगी ग्रोस वैल्यू, मैं डायरेक्ट लिख दूं जीडीपी, डायरेक्ट लिख देते हैं, फॉर्मूला उम्मीद करता हूं याद हो गया होगा। ठीक है, माइनस आईसी, ठीक है, माइनस करने के बाद क्या निकल के आएगा? एन, सॉरी, यहां पर निकल के आएगा जीवीपी एट एमपी। ठीक है, अब यहां से एन में चेंज करना बहुत इजी है, माइनस डेप्रिसिएशन, तो क्या निकल के आएगा? एन वी एट एमपी। नहीं आता तो यहां पर ये याद रख लो, जीडीपी एमपी याद रख लो, तो ये तो आ जाएगा एनडीपी एमपी। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किया, इसलिए मैंने पूरा प्रॉपर फॉर्मूला बताया तुम्हें, ताकि तुम एन वी ए में कंफ्यूज ना हो। बस वी का मतलब समझ लेना डी है, वी का मतलब डी समझ लेना, बस बाकी चीजें अपने आप ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये ए है, वैल्यू एडेड होता है ना, वैल्यू एडेड।
ठीक है, इतनी बात समझ। तो यहाँ पर देखो सेल्स कितनी है, 10625 आ गया। देखो सब कुछ गिवन मिलेगा आपको। इसके बाद ये रहा इंक्रीज इन क्लोजिंग, तो ये चेंज इन स्टॉक है, इंक्रीज या डिक्रीज नाम लिखा आ जाए तो उसका मतलब समझ लेना कि वहां पर ये क्या है, चेंज इन स्टॉक ही है। तो यहाँ पर 5 2, पर डिक्रीज आ जाए तो माइनस का लिख देना, इंक्रीज आ जाए तो प्लस का लिख देना। आईसी, आईसी कहाँ पे है, रॉ मटेरियल है कहीं पे, ये रहा, ये इसमें यहां पर माइनस करना है। ठीक है, इसको माइनस करना है, देखो माइनस करना आना चाहिए। ठीक है, माइनस करके जरूर दिखाओ। ठीक है, यहाँ पर आएगा 8600, 8600 आ गया 8600। अब इसके बाद इसमें क्या और चीज आनी चाहिए, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का एक नाम होता कम कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, मतलब 500 रुपए, 500 रुपए एमपी। अच्छा एफसी निकालना है यहाँ पर, तो 8100 आ जाए। तो ये आ गया एनडीपी। अब इसमें क्या और चाहिए, इसमें बोला है एफसी भी बताओ, तो यहाँ पर क्या है, एनआईटी भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा एन वी ए एट एफ सी, या हम लिख सकते हैं एन डी पी एफ सी। एनआईटी के बारे में क्या बोला है, एनआईटी के बारे में आईटी माइनस सब्सिडी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 1200 माइनस, ये रहा 1200 माइनस 400, तो यहाँ पर आ जाएगा 800। और माइनस करना है, देखो माइनस करना है क्योंकि आईटी यहाँ पर बड़ा है, तो यहाँ पर माइनस करके 7300। ये गलती मत कर देना, देखो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ये 8100 है। यहाँ पर एक एक चीज को बड़े क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर ये चीज ऐसे लिखी है, तो ये 800 और ये माइनस है। मगर कभी सब्सिडी बड़ी हो जाए, कभी सब्सिडी बड़ी हो जाए, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, अगर सपोज करो सब्सिडी 1500 रुपए थी, ठीक है, तो 8100 माइनस माइनस 300, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 300। तो एक चीज ध्यान रखना, कभी भी सब्सिडी अगर बड़ी दिख जाए तो वहां पर सब्सिडी बड़ी दिख जाए तो एनआईटी के जगह प्लस लिख देना। ये चीज कंफ्यूजन हो जाए, मैं ये बार बार नाम इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको वो फॉर्मूला याद हो, वो फॉर्मेट याद हो और क्वेश्चन इजीली कर लो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये तो सेम ही क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना। ठीक है, ट्राई कर लेना, सेम ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन डल गया। चलो अब नेक्स्ट के बारे में देखो, यहाँ पे लिखा एनडीपी एट एफ सी, एनडीपी एट एफ सी निकालना है। अब मेथड देखते हैं, तो इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है, इसमें क्या है, इसमें सारी की सारी किससे रिलेटेड है, एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड। कैसे पता, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन है, ठीक है, हाउस होल्ड का मतलब प्राइवेट फाइनल कंजप्शन है, तो सारी की सारी चीजें जो गिवन है वो किससे रिलेटेड गिवन है, हमारे एक्सपेंडिचर मेथड से। तो एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला लिख ले पहले, एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला, चलो फॉर्मूला लिखते हैं एक एक करके, यहाँ पे नाम जैसे लिखे हैं वैसे नाम लिखते चले जाते हैं। यहाँ पर हाउस होल्ड की जगह लिखता हूँ प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो ये आ गया 470। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आएगा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो आएगा 320। ठीक है, इसके बाद ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो होगा 200। इसके अलावा यहाँ पर इन्वेंट्री, देखो मैं अभी बता रहा हूँ, अभी फॉर्मूला लेके आ रहा हूँ, दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, किस तरीके से लिख रहा हूँ। नेट -40, ये है प्लस प्लस प्लस, ये भी प्लस होता है पर -40 है, तो यहाँ पर -40 ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पर -40 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है, नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलेगा, यहाँ पर एक्सपोर्ट है 50 -60, -60 तो -10 आ जाएगा ये। ठीक है, इतनी चीज समझ आई। इसके अलावा ये चीज भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, टिक लगा लेना जैसे जैसे चीज आए, ये भी आ चुकी, ये भी, ये भी। ठीक है, अब कुछ नहीं है, तो यहां से क्या निकल के आ गया, ये निकल के आएगा जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी। तो इसका टोटल करो जल्दी से जल्दी, टोटल करने के बाद कितना टोटल आएगा, 470 प्लस 320 प्लस 200
-40 -10, तो आ गया 940। कितना आ गया? 940। 940 आ गया। अब देखो, अब क्वेश्चन तुम्हारे हाथ में, अब निकालना क्या है? एन निकालना है, एनडीपीएफसी। इसका मतलब पहले जी से एन में माइनस डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन का नाम क्या होता है? डेप्रिसिएशन का नाम होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, जो है 35। तो 35, तो यहाँ पर आ जाएगा, माइनस करो तो 0, 905 हो गया। 905 हो गया, तो ये क्या निकल गया? एनडीपी एमपी। अब माइनस एनआईटी करूंगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? एनडीपी एफसी। एनडीपी एफसी यहाँ पर बन गया एनडीपी एफसी। एनआईटी के बारे में क्या गिवन है? सिर्फ ये गिवन है 50, ये आ जाएगा -855। क्या इसके अलावा मुझे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जरूरत है? नहीं, क्योंकि यहाँ नेशनल इनकम नहीं पूछी है। नेशनल इनकम नहीं पूछी है तो क्वेश्चन में मुझे क्या करना है? बस इतना ही निकाल के छोड़ देना है, यहीं तक निकाल के छोड़ देना है। देखो फॉर्मूला, अब फॉर्मूले पे आते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग फॉर्मूला यहाँ पे लगा होगा आपको कि भाई किस तरीके से चीजें बन गई है। यहाँ पर देखो ये चीज कैसे बन रही है। यहाँ पर देखो, इसके जगह पे ये स्टॉक का दूसरा नाम इन्वेंट्री भी तो हो सकता है भाई। स्टॉक का दूसरा नाम इन्वेंट्री भी तो हो सकता है। तो स्टॉक इन्वेंट्री के जगह पे तो यहाँ पे लिखा है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब नेट एक्सपोर्ट मैंने ऊपर भी समझाया था कि एक्सपोर्ट में से अगर इंपोर्ट माइनस करूंगा तो ही क्या निकल के आएगा? मेरा नेट एक्सपोर्ट निकल के आएगा। बिल्कुल समझ आ गया, ठीक है। इसमें यहाँ पर ग्रोथ था, अगर ये सपोज करो नेट होता तब भी यहाँ पर चेंज इन स्टॉक ऐड हो जाता है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन का जो रोल आ जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे ग्रोथ, वहां पे भी ग्रोथ मिला है, अगर यहाँ पर नेट आ जाए, गलती से नेट आ जाए तो ग्रोथ से, नेट से ग्रोथ में जाना पड़ेगा, मतलब इसमें प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। अगर इसके प्लेस पर यहाँ पे लिखा गया नेट कैपिटल फॉर्मेशन, नेट कैपिटल फॉर्मेशन लिखा आ जाए, कभी मिल जाए आपको नेट कैपिटल फॉर्मेशन, तो ध्यान से रखना उसमें डेप्रिसिएशन को ऐड कर देना, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देना, और ग्रोथ में ये बदल जाएगा, ठीक है। वैसे आता इतना ज्यादा नहीं है, मगर फिर भी मैंने आपको थोड़ी नॉलेज के लिए बता दिया है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन हमने अच्छे तरीके से कर लिया है, एक्सपेंडिचर मेथड भी कर लिया कंप्लीट, ठीक है। नए क्वेश्चन भी कर लिए। अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपको एचडब्ल्यू में दे रहा हूं। ये 3 क्वेश्चन है जो मैंने एचडब्ल्यू में दिए, और ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन। अब कहोगे कि सर प्रीवियस ईयर तो करा देते कम से कम। क्यों भाई? जब चीजें मैंने नोट्स में कराई हुई है तो तुम्हें थोड़ी बहुत ट्राई तो करनी चाहिए ना। तुम्हें भी तो अपना लेवल पता होना चाहिए कि मैं किस तरीके से काम कर रहा हूं। मैं समझा देता हूँ कैसे कैसे चीजें करनी है। यहाँ पर क्या करना है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड के बारे में और नेट एक्सपोर्ट के बारे में क्या मैंने लिखवाया? ऊपर लिखवाया है। नेट फैक्टर इनकम पहली वीडियो में जाके देखो, और आज की वीडियो में नेट एक्सपोर्ट। मैं बोल रहा था ना कि इनमें से एक डिफरेंस आ सकता है, तो ये डिफरेंस यहां पर आ जाएगा। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है, इसमें क्या क्लासिफाई करना पूछा? इसमें बोला है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बारे में पूछा है। तो क्या मैंने फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बारे में बताया? पहली वीडियो में जाकर देखो, वहां पर बताया है, वहां पर बताया है। और यहां पर ये वाला क्वेश्चन तो शायद मैंने करा भी दिया है। ये क्वेश्चन तो हमारा सेम हो भी गया था एचडब्ल्यू में, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। कहाँ पे गया एक्सपेंडिचर वाला? ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए एचडब्ल्यू, यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में, अंडर द एक्सपेंडिचर मेथड द वैल्यू ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैन बी एस्टिमेटेड बाय द एडिंग द फाइनल एक्सपेंडिचर ऑल द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो ये स्टेटमेंट आपको देनी है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपके लिए दिए हैं, होमवर्क में करके जरूर आना। देखो होमवर्क भी मिलेगा तो क्वेश्चन आपका एक कॉन्फिडेंस होगा कि मुझे ये चीज आती है, मैं इनके आंसर दे सकता हूं। अगर इनके आंसर नहीं होंगे तो कोई बात नहीं है, फिर मैं दोबारा से चीजें कराऊंगा, मैं इनको दोबारा से लेके आ जाऊंगा, ये क्वेश्चंस के आंसर भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये चीजें मैं, मगर ये आंसर करने खुद है, किसी चीज से भी नहीं देखने। बस नोट्स तुमने बना लिए होंगे, जो नोट्स मैंने यहाँ पर वीडियो में लिखवाए हैं वो सारे के सारे नोट्स हो गए होंगे, और नोट्स होने के बाद ये 3 क्वेश्चन करोगे तो एक कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही आ जाएगा, और तुम देखोगे कि एग्जाम में क्वेश्चन इजीली हो रहे हैं, और जो मैंने कराया है ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ये चीज भी गारंटी है कि जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उन्हीं के जैसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, चाहे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो। और अगर चाहते हो भाई और लंबी वीडियो हो जाए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन और बहुत सारे हो जाए, तो मैं प्रैक्टिकल वीडियो भी डाल दूंगा, मगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तभी। जब तक कमेंट नहीं करोगे, जब तक चीजें नहीं होंगी, तब तक चीजों को
आगे जाके नहीं। और जितना शेयर करोगे यार, लाइक शेयर बहुत मेहनत से चीजें बनती है। एक एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सोच समझ के बनाया है, बड़े एनालाइज करके चीजें बनाया है। जाकर देख सकते हो पिछली मैथ्स की जो वीडियोस मैंने डाली हैं 10th क्लास की और 12th क्लास की, उसमें से क्वेश्चन सिमिलर आ रहे हैं। तो ये इकोनॉमिक्स के वीडियो हैं, इनमें भी तो सिमिलर क्वेश्चन आएंगे ना। तो सिमिलर क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे, तो ये चीज तुम ध्यान रखते हुए चीजें करो। ठीक है, एक एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से समझो कि क्या चीज फैक्टर इनकम, क्या ट्रांसफर इनकम, किस तरीके से हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकाल सकते हैं, कैसे नेट एक्सपोर्ट निकाल सकते हैं, कैसे मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। भाई देखो जाकर, एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, बहुत अच्छा एग्जाम जरूर जाएगा, जाके भी वीडियो देखोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।